हेलो फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिनमें हमने 2 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो कर लिए थे। आज तीसरा चैप्टर जो है अपने पास एल्केन साइक्लो एल्केन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आगे। एल्केन साइक्लो एल्केन, इनके हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करनी है कि भाई साइक्लो एल्केन या एल्केन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इनके लिए अपने पास कुछ रिएक्शंस दे रखी है, कुछ अभिक्रियाएं दे रखी है, उन अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करनी है। जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कुछ नेम रिएक्शंस अपने पास है। जैसे मैं पहले ये कहूँ भाई वुटेज अभिक्रिया है, कोल्बे अभिक्रिया है, कोरे हाउस अभिक्रिया है, तो पहला अपने पास कौन सा हो गया? कोल्बे अभिक्रिया। तो पहला मैं कहूं कि कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया। अब ये देखना है कि ये कोल्बे अभिक्रिया होती क्या है, ये कोल्बे अभिक्रिया होती क्या है उसके बारे में हम बात ही करेंगे। कोल्बे अभिक्रिया होती क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें क्या कह रहा है, हम बात करें तो ये क्या कह रहा है उसके बारे में बात करें। तो हम ये कहें निम्नतर अम्लों से उच्चतर एल्केन, यानी कि इस कोल्बे विधि से हम ये कह सकते हैं जो लोवेस्ट एसिड होते हैं उनसे हाईएस्ट एल्कीन बनती है। कहने का मतलब 1 कार्बन वाले एसिड से 2 कार्बन वाली एल्केन बन गई, 1 कार्बन वाले एसिड से 2 कार्बन वाली एल्केन बन गई। अब हम बात करें किस प्रकार से बनते, तो यहाँ क्या लिखोगे? इस अभिक्रिया के द्वारा, कौन सी अभिक्रिया के द्वारा? कोल्बे अभिक्रिया के द्वारा। तो इस अभिक्रिया के द्वारा निम्नतर अम्लों से उच्चतर एल्केन, इस अभिक्रिया के द्वारा निम्नतर अम्लों से उच्चतर एल्केन बनाई जाती है। क्या कह रहा है? इस अभिक्रिया के द्वारा निम्नतर अम्लों से उच्चतर एल्केन बनाई जाती है। अब मैं कहें इनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, तो यहाँ पे हमने हमारे पास जो एसिड दे रखी है, मतलब निम्नतर अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्लों की बात करें तो यहाँ क्या लिखोगी? इनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम अथवा पोटेशियम के लवण होते हैं, सोडियम अथवा पोटेशियम के लवण होते हैं। इन लवणों को, कौन से लवण? सोडियम या पोटेशियम के जो लवण है, इन लवणों का सांद्र विलयन से, सांद्र विलयन का क्या करवाएंगे? अपघटन करवाया जाएगा। के लवण होते हैं, इन लवणों का सांद्र विलयन से विद्युत अपघटन कराया जाता है। क्या कह रहा है? सांद्र विलयन से विद्युत अपघटन कराया जाता है। कह रहा है इस अभिक्रिया के द्वारा निम्नतर अम्लों से उच्चतर एल्केन बनाई जाती है। क्या कह रहा है? इस अभिक्रिया के द्वारा निम्नतर अम्लों से उच्चतर एल्केन बनाई जाती है। यह अम्ल सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। इन लवणों का सांद्र विलयन से विद्युत अपघटन कराया जाता है, और विद्युत अपघटन करवाओगे तो क्या बन गई? एल्केन प्राप्त हो गई। विद्युत अपघटन से क्या बन गई? एल्केन। तो क्या लिखोगे? RC डबल बॉन्ड OO-K होना क्या चाहिए यहाँ पे? H, लेकिन ये कह रहा है लवण है सोडियम पोटेशियम के, तो ये अपने पास आ गया। इसकी अभिक्रिया करवा दी गई H2O के साथ, तो ये तो अपने पास क्या हो गए? कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण। ये तो अपने पास क्या हो गए? कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण। साथ में हमने क्या लिया है? विलयन लिया। अब अगर मैं कह दूं कि वाटर में मॉलिक्यूल, क्योंकि ये 2 है तो ये भी अपने पास कितने हो गए? 2। साथ में क्या करवाया गया? विद्युत अपघटन।
विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन होगा तो ये दोनों जो आर है वो तो क्या बन गए, आर और आर बन गए, आर और आर। प्लस में अपने पास क्या निकल गई, CO2, वाटर गैस टूटा H प्लस OH, तो यहाँ 2K हैं तो 2 OH निकल गए, साथ में क्या निकल गया, 2KOH निकल गई। अब क्या रह जाता है, CO2 कितनी, 2, भाई 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, CO2 अपने पास हो गई, KOH अपने पास हो गया, साथ में क्या बच गया अपने पास, 2 हाइड्रोजन बच गए, तो हाइड्रोजन गैस के रूप में। अब इस रिएक्शन को स्टेबल करने के लिए अपने पास देख लेते हैं, R2 है, R2 है, कार्बन कितने हैं, कार्बन अपने पास 2 दूनी कार्बन अपने पास 2 है तो वहां भी अपने पास कार्बन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन की बात करें 1 और 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4। फिर कह रहा है के कितने हैं, के 2 है, इधर मैं कहूँ ऑक्सीजन 2 है, और हाइड्रोजन की बात करें तो 4 है, तो 2 हाइड्रोजन वहाँ है और 2 हाइड्रोजन H2 के रूप में बाहर निकल गए, H2 के रूप में बाहर निकल गए। तो अपना काम क्या था, हम बात करें तो अपना काम क्या है, अपना काम क्या है, तो अपना काम हम ये कहें कि अपने पास कितने एल्केन हो गए, तो यहाँ से हमने क्या किया, ये तो था कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण, साथ में हमने ले लिया विलियन, इनका क्या करवाया, विद्युत अपघटन, और क्या बन गई, हमें एल्केन प्राप्त हो गई। यही अभिक्रिया कह रही है कि कोल्बे अभिक्रिया के द्वारा हम निम्नतर अम्लों से उच्चतर एल्केन का निर्माण करते हैं। अब कह रहा है यहाँ अम्ल जो लेंगे वो तो सोडियम पोटेशियम के क्या होंगे, लवण होंगे, इनका अभिक्रिया करवानी है विलियन के साथ और इनका क्या करवा दो, विद्युत अपघटन करवा दो, तो हमें एल्केन प्राप्त हो जाती है। हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, एल्केन प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी, एल्केन प्राप्त हो जाएगी। अब नेक्स्ट अभिक्रिया अब देखेंगे इनकी मैकेनिज्म, यानी कोल्बे अभिक्रिया की मैकेनिज्म क्या कहती है, इनकी क्रिया विधि क्या कहती है। अगर रिएक्शन में पूछा जाए कि कोल्बे अभिक्रिया को क्रिया विधि के द्वारा समझाइए, तो यहां तक तो हमने देख ली रिएक्शन। अब बात करेंगे इनकी मैकेनिज्म की, कि भाई इनकी मैकेनिज्म क्या होती है, क्रिया विधि क्या कहती है, उसके बारे में चर्चा करें। बहुत बार पूछी जाती है इसी रिएक्शन से, नेम रिएक्शन पूछी जाती है, नेक्स्ट क्या कहता है, क्रिया विधि। अब कह रहा है क्रिया विधि की हम बात करें तो सबसे पहले अपने पास क्या है, सोडियम पोटेशियम के लवण है, किनके, अम्लों के, तो मैं कह दूं C2H5COO के, ये मेरे पास क्या है, अम्लों के लवण है, और अम्लों के लवण कौन से, पोटेशियम लवण है, इनका क्या करवा दो, तो क्या बन गया, C2H5COO माइनस प्लस के प्लस, क्या निकल गया। अब इस माइनस वाले की अभिक्रिया फिर से हमें करवानी है एनोड पर, माइनस वाले की अभिक्रिया फिर से क्या करवा दो, एनोड पर। अब क्या करवाओ, एनोड पर, तो अपने पास क्या है, C2H5COO माइनस, रिएक्शन हो रही है अपने पास एनोड पर, और जब भी एनोड पर रिएक्शन होगी क्या निकल जाएगा, ये वाला जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा, क्या बचा, C2H5COO प्लस में क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पहले तो अपने पास क्या लिए, लवण लिए, लवणों से हमने क्या कर लिया, आयन प्राप्त कर लिए, आयनों से हमने क्या कर लिया, फ्री रेडिकल प्राप्त कर लिया, आयनों से हमने क्या कर लिया, फ्री रेडिकल प्राप्त कर लिया। अब ये मैं कहूँ यहाँ अपने पास इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसकी रिएक्शन C2H5COO, अब हम ये कह सकते हैं यहाँ से एक तो निकल गई CO2, एक क्या निकल गया, C2H5 का फ्री रेडिकल, एक क्या निकल गया, C2H5 का फ्री रेडिकल। अब मैं कहूँ भाई ये तो अपने पास एक C2H5 है, जबकि रिएक्शन के अंदर हमने इसे क्या लिए थे, RCOO के मतलब 2 लिए थे, तो यहाँ से एक और अपने पास क्या हो जाएगा, C2H5 प्राप्त हो जाएगा। तो मैं कहूँ C2H5 फ्री रेडिकल प्लस C2H5 फ्री रेडिकल, तो अपने पास कितने हो गए, 2। तो यहाँ से मैं कहूँ क्या बन गया, C2H5 मतलब C4H10 क्या बनी, ब्यूटेन, और ये अपने पास क्या हो गई, मैकेनिज्म, क्रिया विधि हो गई किसकी, कोल्बे अभिक्रिया की, कोल्बे अभिक्रिया की। अब यहां से मैं कहूं कि भाई K प्लस अपने पास है, क्या है, K प्लस है, पहली रिएक्शन में कह रहा है K प्लस अपने पास है, तो इन K प्लस को हम क्या दें,
के प्लस को क्या दें, तो यहाँ के कितना है 1, हमने कहा है ऐसी रिएक्शन कितनी करवानी है 2, तो यहाँ के कितने हो गए 2, इन के लिए अपने पास प्लस है, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए इसको क्या चाहिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो कितने निकलेंगे 2, तो यहाँ मैं रिएक्शन लिख लूँ 2k प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और H2O, इन सब की रिएक्शन होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ और OH, तो अपने क्या बन गया 2KOH प्लस हाइड्रोजन गैस, ये अपने पास से हो जाएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन थी अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर कॉल्बे अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है, कॉल्बे अभिक्रिया। तो हमने यहाँ अभिक्रिया देख ली और इनकी मैकेनिज्म को देख लिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वोल्टेज अभिक्रिया। नेक्स्ट अपने पास है वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया भी क्या कहती है कि इनसे भी हमारे पास क्या आएगा, एल्केन आएगा। तो यहां से कह दे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया यहां से लिखिए हैलाइड की अभिक्रिया इथेरिया विलियन की उपस्थिति में, इथेरिया विलियन की उपस्थिति में सोडियम से करवाने पर, उपस्थिति में सोडियम से करवाने पर, जैसे ही सोडियम के साथ रिएक्शन होगी, क्या कहोगे भाई, सोडियम के साथ जैसे ही रिएक्शन होती है तो हमने क्या करवाया कि इथेरिया विलियन की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाने पर एल्केन प्राप्त होती है। अभिक्रिया करवाने पर एल्केन प्राप्त होती है। कह रहा है एल्किल हैलाइड यानी RX, इसकी अभिक्रिया इथेरिया विलियन में, तो यहाँ क्या ले लो इथर, किसके साथ करवाओगे, सोडियम के साथ, तो प्लस में क्या ले लो सोडियम। अब कह रहा है NaX निकल जाएगा, NaX साथ में क्या निकल गया R, लेकिन कह रहा है एल्केन प्राप्त करनी है। एल्केन का मतलब अपने पास कम से कम कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। यहाँ इस कार्बन के हम क्या ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं। तो यहाँ अगर CH3 लेते हो मतलब रिएक्शन स्टेबल नहीं हुई। अब हम इस रिएक्शन के अंदर ये हमें क्या करना है, कुछ करना है। तो यहाँ मैं कह दूँ कि RX कितने ले लिए 2, और यहाँ जैसे ही मैंने RX 2 लिए तो मैं कह दूँ ये Na भी कितने हो गए 2। तो यहाँ पे अपने जो रिएक्शन थी ये बन गई, RX कितने हो गए 2, Na भी कितने हो गए 2। तो यहाँ पे कहूँ 2X 2Na क्या बन गया, NaX सोडियम हैलाइड बन गई। और अपने पास R जो थे वो कितने रह गए 2, तो R और R ये क्या बन गई अपने पास एल्केन। हमें यही बनाना था कि भाई एल्केन किस प्रकार से बनती है, एल्केन किस प्रकार से बनती है। तो ये एल्केन बनने की अपने पास 2 प्रकार की विधियां हैं। मुक्त मूलक अभिक्रिया के द्वारा भी एल्केन बन सकता है और आयनिक विधि के द्वारा भी हम मुक्त मूलक में भी आयनिक विधि के द्वारा भी एल्केन बना सकते हैं। तो वोल्टेज अभिक्रिया क्या कहती है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया इथेरिया विलियन की उपस्थिति में, क्या कर रहा है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया इथेरिया विलियन की उपस्थिति में सोडियम के साथ करवाने पर एल्केन प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहली विधि अपने पास है आयनिक विधि, कि आयनिक विधि के द्वारा हम किस प्रकार से एल्केन प्राप्त करते हैं। क्या कह रहा है, आयनिक विधि के द्वारा हम बात करेंगे कि किस प्रकार एल्केन प्राप्त की जाती है, किस प्रकार से एल्केन प्राप्त की जाती है। तो यहां में लिखेंगे
अब आयनिक विधि का मतलब क्या होता है कि उसमें आयन प्राप्त हो। आयनिक विधि के अंदर में कह सकते हैं क्या प्राप्त हो, आयन प्राप्त हो। आयनिक विधि, और आयनिक विधि के अंदर हमने क्या लिया, RX और Na ले लिया। तो यहां से मैं कहूं RX प्लस Na। अब इस अभिक्रिया की बात करें तो अपने पास क्या प्राप्त हो गई, इस अभिक्रिया की बात करें तो अपने पास क्या प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे मैं कहूँ तो सारे के सारे अपने पास क्या है, सारे के सारे अपने पास क्या है, आयन है। तो कितने सोडियम लिए गए पहले, 2। अब 2 सोडियम का मतलब है कि अपने पास क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है NaX, एक बन रहा है अपने पास RNA। तो RX भी बन गया और Na भी बन गई, RX बन गया और Na बन गया, RX भी बन गया और Na बन गया। अब हमने क्या कह दिया कि भाई एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। जैसे मैं कहूँ सोडियम प्लस है, X माइनस है, ये यहाँ R प्लस है, X माइनस है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई RX प्लस 2Na, RX प्लस 2Na हमने लिया तो NaX प्राप्त हो गई, NaX प्राप्त हो गया। अब मैं कहूं दूसरा हमें क्या करवाना है, इसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है, किसके साथ, R। अब यहां में कहें कि यहां तो हमने क्या मान लिया, 2Na मान लिया, तो ये सोडियम प्लस का है तो ये सोडियम भी किसको ले ले, प्लस का। तो दोनों सोडियम अगर माइनस प्लस प्लस के हैं तो एक दो ये दोनों क्या हो गए, माइनस माइनस के बॉन्ड बन जाएंगे। अगर बॉन्ड को यहां से तोड़ते हो तो R प्लस X माइनस Na प्लस Na माइनस दोनों बन जाते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या करना है कि सबके ऊपर आयन लेने हैं। अब यहाँ क्या बन रहा है, R माइनस Na प्लस, R माइनस Na प्लस, इसकी अभिक्रिया फिर से किसके साथ, RX के साथ, तो X माइनस R प्लस, फिर से क्या बना, Na प्लस X माइनस, Na प्लस X माइनस, साथ में क्या बन गई, R और R। तो यहां हमने एल्केन तो बनाई है, लेकिन एल्केन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, आयंस में तोड़ना पड़ा। पहले इनको क्या करना पड़ा, आयंस में तोड़ना पड़ा। किस प्रकार से ये आयनों में टूटते हैं उनके बारे में चर्चा कर ली, किस प्रकार से आयनों में टूटे उनके बारे में बात की। सेकंड अभिक्रिया कहती है मुक्त मूलक अभिक्रिया, यानी कि फ्री रेडिकल रिएक्शन से, फ्री रेडिकल रिएक्शन से किस प्रकार एल्केन प्राप्त होती है उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है, मुक्त मूलक अभिक्रिया। और मुक्त मूलक अभिक्रिया के अंदर मैं कहूं RX प्लस Na क्या बन गया, NaX प्लस R मुक्त मूलक, ठीक है। अगर मैं दूसरा RX लेता हूं और एक Na लेता हूं तो फिर से मेरे पास क्या बनेगा, NaX और R बन जाएगा। तो मैं यहां से सीधी रिएक्शन करवा दूं, 2R क्या है, फ्री रेडिकल, और या फिर इसको इस प्रकार लिखें कि ये R फ्री रेडिकल है प्लस ये R भी क्या है, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल मिलकर क्या बन गए, बॉन्ड बन गए। यानी अपने पास क्या प्राप्त हुआ, R और R, यानी कि एल्केन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, एल्केन प्राप्त हो गया। अब हमने क्या देखा, दूसरी रिएक्शन थी अपने पास, उसके बारे में चर्चा कर ली कि भाई वुटेज फिटिंग के द्वारा, यानी वुटेज अभिक्रिया के द्वारा किस प्रकार से हम एल्केन प्राप्त करते हैं। इनकी दो अभिक्रियाएं होती है, एक तो होती है मुक्त मूलक अभिक्रिया, दूसरी आयनिक अभिक्रिया। ये दोनों क्या है, इनकी मैकेनिज्म के अंदर आ जाएंगी। अब तीसरी अपने पास है कोरे हाउस अभिक्रिया। नेक्स्ट अपने पास कोरे हाउस। कोरे हाउस अभिक्रिया के अंदर हम बात करें, क्या कहता है, एल्किल हैलाइड की क्रिया से करवाएंगे, या एल्किल हैलाइड की क्रिया जो है, एल्किल हैलाइड की क्रिया से हमें क्या प्राप्त होंगे, कार्ब धातु यौगिक प्राप्त होंगे, कार्ब धातु यौगिक प्राप्त होते हैं। अब इन कार्ब धातु यौगिकों की अभिक्रिया क्या कर रहा है, कार्ब धातु यौगिक प्राप्त होते हैं, और इन कार्ब धातु यौगिकों की अभिक्रिया करवाने से हमें क्या प्राप्त होगी, एल्केन प्राप्त होगी। तो पहला तो मैं कहें इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया
की अभिक्रिया कार्बधात्विक यौगिकों से करवाने पर कार्बधात्विक यौगिकों से करवाने पर उच्चतर एल्केन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कार्बधातु यौगिकों से करवाने पर उच्चतर एल्केन प्राप्त होती है। इसे कोरे हाउस अभिक्रिया कहते हैं। इसे कोरे हाउस अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, एल्किल हैलाइड क्या कर रहा है? इस अभिक्रिया में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्किल हैलाइड ग्रीनियर अभिकर्मक से क्रिया करता है। एल्किल हैलाइड ग्रीनियर अभिकर्मक से क्रिया कर एल्केन बनाता है। इस अभिक्रिया में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ग्रीनियर अभिकर्मक से क्रिया कर कार्बधातु यौगिक या ये कहते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक से क्रिया करेगा तो अपने पास क्या बन जाएंगे? एल्केन प्राप्त होते हैं। एल्केन प्राप्त होते हैं। अब बात करेंगे कि किस प्रकार से हम एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। किस प्रकार से एल्केन का निर्माण, तो पहला कह रहा है इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कार्बधातु यौगिकों से करवाते हैं। तो अपने पास पहले तो कार्बधातु यौगिक किस प्रकार से प्राप्त होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि भाई कार्बधातु यौगिक हम किस प्रकार से बना सकते हैं। कार्बधातु यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन प्लस मेटल हो। कार्बन प्लस मेटल हो तो क्या कहलाएगा? कार्बधातु यौगिक कहलाएगा। तो पहला मैं कह रहा हूं CH3Br, ये क्या बन गया? एल्किल हैलाइड। इसकी अभिक्रिया लिथियम धातु के साथ करवाते हो तो यहाँ पे क्या होगा? मेटल हैलोजन विनिमय होगा, धातु हैलोजन विनिमय होगा तो ब्रोमीन बाहर निकल जाएगी, लिथियम जुड़ जाएगी, मतलब CH3Li प्लस Br और ये क्या बन गया? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया। अब मैं कहूँ इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अभिक्रिया किसके साथ करवा दी जाए? तो ये कह रहा है कि भाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अभिक्रिया करवाएं ताकि हमें क्या प्राप्त हो? एल्केन प्राप्त हो। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अभिक्रिया जो है उसको करवाएं तो हमें क्या प्राप्त हो? एल्केन प्राप्त हो। तो यहां से मैं कह दूं कि मेरे पास क्या बन जाएगा? CH3Li के कितने? 2, साथ में क्या? Cu, मतलब Cui क्या प्राप्त हो गया? Cui। क्यूप्रस हैलाइड की बात कर रहे हैं। अब ये क्यूप्रस हैलाइड की बात करें तो यहां से क्या क्या निकल सकता है? भाई मैं कहूं कि एक कॉपर के साथ एक आयोडीन जुड़ी है, यहाँ पे 2 कार्बन के साथ 2 लिथियम है तो एक लिथियम एक आयोडीन क्या बन गया? Li बन गया। दूसरा मैं कहूँ CH3 और एक क्या है अपने पास? Li। भाई 2 लिथियम थे तो कॉपर के साथ में हमने एक लिथियम को ऐड कर दिया और एक लिथियम जो है वो आयोडीन के साथ ही निकल गया, एक आयोडीन के साथ ही निकल गया। अब इसकी अभिक्रिया करवानी है। अब हमें क्या करवानी है? इसकी अभिक्रिया करवानी है। यानी यहां से मैं क्या करूं? क्या निकालूं? यहां से मेरे पास क्या निकल जाएगा? क्या निकालूं कि भाई बाहर निकल जाए? क्या निकालूं कि यहां से बाहर निकल जाए? तो इसकी अभिक्रिया अपने पास क्या बचा? CH3Culi। अब यहाँ भी CH3, इसकी अभिक्रिया फिर से किसी एल्केन के साथ करवा दी जाए, यानी CH3 के साथ करवा दूँ, CH3 के साथ करवा दूँ।
अब मैं कह दूं कि यहां से अपने पास क्या निकल जाएगा भाई, यहां से हम ये कहें कि अपने पास क्या निकल जाएगा, तो यहां निकालने के लिए अपने पास पहले ये कहूं कॉपर का बॉन्ड टूटेगा तो यहां क्या चाहिए, 2 बॉन्ड निकलेंगे। यहां अपने पास क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड निकल जाएंगे। तो एक तो अपने पास क्या बन गई Li, एक तो अपने पास क्या बन गई Li। या फिर मैं कह दूं यहाँ पे कि इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दी जाए, CH2I के साथ। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा LiI, मतलब लिथियम आयोडाइड निकल जाएगा। जो CH2 है वो यहाँ जुड़ जाएगा, वो जो CH2 है वो यहाँ जुड़ जाएगा। मतलब क्या बना, CH3Cu, ऊपर भी क्या बना CH3, CH2CH3। अब क्या बच रहा है अपने पास, कॉपर बच रहा है। अपने पास क्या बच रहा है, कॉपर। अब यहां से इस कॉपर को हटाऊं, यहां से इस कॉपर को हटाऊं तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक और कार्बन की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहां से एक कार्बन की रिएक्शन, मतलब जैसे ये वाले बॉन्ड तोड़ूं तो यहां से एक को इस प्रकार से करवाएं कि अपने पास क्या बन जाए, CH3 CH2 CH2 CH3, साथ में निकल जाए CH3Cu, ये अपने पास निकल जाए। तो ये भी क्या निकल जाएगा, वही मेटल प्राप्त हो जाएगी। कह रहा है कोरे हाउस अभिक्रिया, क्या कह रहा है, कोरे हाउस अभिक्रिया। सबसे पहले हमने क्या करवाया, CH3Br एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम से करवाई, क्या कहोगे, धातु हेलोजन विनिमय, और क्या बन गया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अभिक्रिया क्यूप्रस हैलाइड के साथ करवाई तो अपने पास लिथियम आयोडाइड प्राप्त हो गया और यौगिक प्राप्त हुए। उस यौगिक की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवा दी गई तो लिथियम आयोडाइड और क्यूप्रस जो एल्केन है वो अपने पास प्राप्त हो गई, क्यूप्रस एल्केन जो है वो प्राप्त हो गई। तो अब हम बात करेंगे, ये तो हो गई अपने पास तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कौन कौन सी थी उनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। पहली अपने पास थी कि जो पहले अपने पास रिएक्शन थी कोल्बे अभिक्रिया, तो कोल्बे अभिक्रिया के बारे में बात कर ली। सेकंड हमने बात की वुर्टाज अभिक्रिया के बारे में। थर्ड हम बात कर रहे हैं कोरे हाउस अभिक्रिया कि कोरे हाउस अभिक्रिया क्या होती है, कोरे हाउस अभिक्रिया क्या होती है। अब हम बात करेंगे, ये तो थी अपने पास तीनों की तीनों रिएक्शन एल्केन बनाने की। अब बात करेंगे साइक्लो एल्केन बनाने की कि साइक्लो एल्केन बनाने की कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है। साइक्लो एल्केन बनाने की कौन कौन सी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, साइक्लो एल्केन बनाने की विधियां। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, साइक्लो एल्केन बनाने की अभिक्रिया। साइक्लो एल्केन बनाने की अभिक्रियाओं में फर्स्ट अपने पास है विश्लीसेंस अभिक्रिया, विश्लीसेंस विधि, और दूसरी अपने पास है परकिन अभिक्रिया। तो पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि विश्लीसेंस अभिक्रिया क्या कहती है। ये कह रही है डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण जो होते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या अम्लों के जो कैल्शियम लवण है, क्या कहोगे, डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों की जब हम इसको गर्म करते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों को क्या करोगे, गर्म करोगे तो कीटोन बनेगा, और कीटोन का क्या करवा दो, अपचयन करवा दो, तो अपने पास एल्केन प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ लिख देते हैं डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों को गर्म करने पर, डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों को गर्म करने पर साइक्लोकीटोन बनते हैं। साइक्लोकीटोने बनते हैं जिनका
HCl व ZnHg की उपस्थिति में, जिनका HCl व ZnHg की उपस्थिति में क्लीमेंसन अपचयन द्वारा Hg की उपस्थिति में क्लीमेंसन अपचयन द्वारा साइक्लोएल्केन बनाई जाती है। कौन सी? साइक्लोएल्केन बनाई जाती है। पहला कह रहा है डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण। तो यहां से मैं कहूं अब अपने पास रिएक्शन थोड़ी बड़ी है तो इसको लिए अपने पास इनको उठाना पड़ेगा। तो ये सीधा सीधा क्या कह रहा है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों को गर्म करो, और डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों क्या है, उनके कैल्शियम लवण है, तो उनको तो क्या कर दो, गर्म कर दो। डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों को गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। यानी मेरे पास है CH2, फिर से CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब ये O माइनस का, ये O माइनस का साथ में क्या जुड़ गया, Ca। कैल्शियम क्या होता है, +2 का होता है क्योंकि ये NH2 में होता है। अब कह रहा है ये तो बन गए डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण। इन डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण को क्या कर दो, गरम कर दो। गरम करोगे तो अपने पास क्या निकल जाएगा, CaCO3 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, CaCO3 निकल जाएगा। कहने का मतलब मैं कहूं ये निकल गया, तो ये किस में टूटा, माइनस में, ये प्लस में, CO प्लस में टूटा तो ये क्या बन गया, माइनस में। तो ये माइनस जो है इस प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, CaCO3 निकल गया। तो यहाँ पे क्या निकलो, CaCO3। क्या बचा, CH2, नीचे भी क्या बचा, CH2, मतलब 1 2 3 4। अब इस ये वाला कार्बन है C डबल बॉन्ड O जो किस में था, प्लस में, ये किस में है, माइनस में, तो ये बन गया। इसको क्या कहोगे, साइक्लोकीटोन। तो ये पहला क्या कह रहा है, डाई कार्बोक्सिलिक के कैल्शियम लवण, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण। तो सीधा सा लिख देते हैं, ये तो आ गया अपने पास कैल्शियम लवण और ये आ गया अपने पास साइक्लोकीटोन। अब ये कह रहा है साइक्लोकीटोन की अभिक्रिया ZnHg साथ में HCl, और जब ZnHg और HCl लेते हो तो अपचयन कौन सा, क्लीमेंसन अपचयन। तो ये क्या कहलाएगा, क्लीमेंसन अपचयन करवाना है, क्लीमेंसन अपचयन करवाना है। और क्लीमेंसन अपचयन में अपने पास यहाँ क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करनी है। अब कीटोन के अंदर ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन, तो यहां से क्या निकल जाएगा, H2O। लेकिन यहां जैसे ही एक ऑक्सीजन निकला है, कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री रह गई, इसलिए अपने पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी बढ़ा दो, 2 बढ़ा दो। तो 2 हाइड्रोजन कहां रह जाएंगे, कार्बन के पास क्या बन जाएगा, CH2, नीचे भी क्या आ गया, CH2। इसको क्या कहोगे, साइक्लोएल्केन। क्या बन गई, साइक्लोएल्केन। रिएक्शन अपने पास है विश्लीसेंस विधि के द्वारा किस प्रकार से हम साइक्लोएल्केन बना सकते हैं वो हमने देखा। तो ये रिएक्शन क्या कहती है कि कैल्शियम लवण है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण। अब इन कैल्शियम लवणों को जब गर्म करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, मतलब CaCO3 जो है वो बाहर निकल जाती है। जैसे CaCO3 निकली, अब ये जरूरी नहीं है कि भाई हमने यहाँ COO यहाँ से O यहाँ से लिया, COO यहाँ से लेके एक ऑक्सीजन यहाँ से भी ले सकते थे। तो ये बन गई अपने पास साइक्लोकीटोन का क्लीमेंसन अपचयन करवाया गया, तो अपने पास साइक्लोएल्केन प्राप्त हो गई। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो विधि है, कौन सी, पर्किन अभिक्रिया। साइक्लोएल्केन बनाने की सेकंड विधि पर्किन अभिक्रिया, उसके बारे में चर्चा करेंगे।
कह रहा है परकिन अभिक्रिया। परकिन अभिक्रिया कहती है जब अल्फा ओमेगा जो डाई एलाइड है, डाई एलाइड उनकी मेलोनिक एस्टर से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, डाई एस्टर, और डाई एस्टर का करवा देंगे जल अपघटन। तो पहला क्या कह रहे हैं, अल्फा ओमेगा एल्किल हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइडों की क्रिया, डाई हैलाइडों की क्रिया मेलोनिक एस्टर के साथ करवाते हैं तो, मेलोनिक एस्टर के साथ करवाते हैं तो डाई एस्टर प्राप्त होता है, प्राप्ति होता है, जिसका जल अपघटन करवाने के बाद, जिसका जल अपघटन करवाने के बाद वी कार्बोक्सिलीकरण करवाया जाता है। जल अपघटन करवाने के बाद वी कार्बोक्सिलीकरण करवाया जाता है। जल अपघटन करवाने के बाद वी कार्बोक्सिलीकरण के द्वारा साइक्लोएल्केन प्राप्त की जाती। कह रहा है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइडों की क्रिया मेलोनिक एस्टर के साथ करवाते हैं तो डाई एस्टर प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करवाने के बाद वी कार्बोक्सिलीकरण के द्वारा साइक्लोएल्केन प्राप्त की जाती है। पहला कह रहा है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, यानी कि अपने पास कार्बन जो है अल्फा बीटा गामा ओमेगा कितने भी हो सकते हैं, उन्हीं से रिलेटेड अपने पास क्या बन जाएगी, एल्केन। तो नॉर्मल हम ये लेते हैं कि भाई CH2 Br, मतलब दो अपने पास कार्बन और उनके साथ क्या हो, हेलोजन हो। तो यहां से हम बात करेंगे पहले सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि भाई जो मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर, मतलब मेलोनिक एस्टर में से हमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां सोडियम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर बन जाएगा। तो यहां से स्टार्ट करें CH2 Br, इसकी अभिक्रिया करवानी है Na कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन COO C2H5 COO C2H5। तो इसको हम क्या कहेंगे, मेलोनिक एस्टर। इसको क्या कहोगे, मेलोनिक एस्टर। अब ये कह रहा है कि यहां से Na प्लस Br माइनस, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का टूट गए, ये Na प्लस का और हाइड्रोजन प्लस का। अब मैं कह दूं कि एक तो निकल गया NaBr, एक निकल गया अपने पास HBr, बच गए क्या, कार्बन, और कार्बन से क्या जुड़ गए, दोनों CH2 जुड़ गए। तो सबसे पहले तो हमने क्या करवाया, यहां से CH2 यहां कार्बन COO C2H5 COO C2H5 क्या बन गया, डाई एस्टर। हमने लिया मेलोनिक एस्टर से अपने पास है डाई एस्टर प्राप्त हो गए, डाई एस्टर प्राप्त हो गए। हमने लिखा था कि मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया करवाने से हमें डाई एस्टर प्राप्त हुए, उन डाई एस्टर का हम क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। तो यानी कि यहाँ जल अपघटन करवाने के लिए हम क्या ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं और H2O। वाटर जल अपघटन करवाओगे, वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा किस में, माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, प्लस के साथ चला गया माइनस, माइनस के साथ चला गया प्लस, यानी C2H5 के साथ OH HOH क्या बन गए, दो C2H5OH प्राप्त हुए, और साथ में क्या रह गया अपने पास, CH2C COOH, इधर भी क्या बन गया, COOH क्या बन गए,
कि भाई हमने जल अपघटन करवा दिया, अब जल अपघटन करवाने के बाद क्या करवाओ, विकार्बोक्सिलीकरण करवा दो। विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब है जो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है उसको बाहर निकालो, यानी इसको भी हमने क्या कर दिया, विकार्बोक्सिलीकरण करवाया। विकार्बोक्सिलीकरण करवा दिया। अब विकार्बोक्सिलीकरण करवाने का मतलब है कि जो एसिड समूह बाहर निकले, यानी यहां से क्या निकल गई, 2 CO2 निकल गई। जैसे ही 2 CO2 निकली क्या बना, CH2, यहां भी CH2, यहां भी CH2, ये अपने पास क्या बन गई, साइक्लो प्रोपेन। क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन प्राप्त हो गया। तो अपने पास दोनों रिएक्शन जो थी वो कंप्लीट हुई। कौन कौन सी थी, विश्लेषण की जो विधि थी उसके बारे में चर्चा कर ली, और परकीन अभिक्रिया के द्वारा हमने चर्चा कर ली। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डिकमान अभिक्रिया क्या होती है। तीसरा अपने पास है डिकमान अभिक्रिया क्या होती है। कुछ नेम रिएक्शन है, इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट अपने पास है डिकमान अभिक्रिया। अब डिकमान अभिक्रिया जो है वो क्या कहती है, क्लेजन संघनन की बाती जो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्लेजन संघनन की बाती जो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है उनके सोडियम एल्कोक्साइड की उपस्थिति में, क्या कह रहा है, क्लेजन संघनन की तरह, क्लेजन संघनन के समान क्लेजन संघनन के समान डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों में, क्लेजन संघनन के समान डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टर सोडियम एल्कोक्साइड की उपस्थिति में, क्या करें, डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टर सोडियम एल्कोक्साइड की, डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टर सोडियम एल्कोक्साइड की उपस्थिति में संघनन करके, एस्टर सोडियम एल्कोक्साइड की उपस्थिति में संघनन करके, उपस्थिति में संघनन करके चक्रीय कीटोन बनाते हैं। चक्रीय कीटोन बनाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमें बनानी है एल्केन, बन क्या रहा है, कीटोन, बन क्या रहा है, कीटोन। तो उसका क्या करवा दो, जैसे ही अपने पास कीटोन बना, अभी हमने क्या करवाया, कीटोन का क्लीमेंसन अपचयन करवाया, तो संघनन करके चक्रीय कीटोन बनता है। इस चक्रीय कीटोन का क्लीमेंसन अपचयन द्वारा, इस चक्रीय कीटोन का क्लीमेंसन अपचयन द्वारा क्या कर रहा है, इस चक्रीय कीटोन का क्लीमेंसन अपचयन द्वारा क्या करवाओगे, साइक्लोएल्केन का निर्माण कर लिया जाएगा। क्लीमेंसन अपचयन द्वारा साइक्लोएल्केन का निर्माण किया जाता है। कह क्लेजन संघनन के समान डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टर सोडियम एल्कोक्साइड की उपस्थिति में संघनन करके सक्रिय कीटोन बनाते हैं। जैसे ही अपने पास कीटोन बना उसका क्या करवा दो, क्लीमेंसन अपचयन
करवा दो। तो चलिए बात करते हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टर। क्या लेना है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और अम्लों से क्या बना दो, उनका एस्टर। CH2। अब डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के हमें क्या करने, एस्टर बनाने। डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के हमें क्या बनाने हैं, एस्टर बनाने। CH2 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 C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये तो अपने पास क्या हो गया, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों का एस्टर। तो ये तो बन गए अपने पास अम्लों के एस्टर। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ। सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ में क्या करवाओगे, संघनन होगा इनका। तो यहां से मैं कहूं सोडियम NaOC2H5 सोडियम एल्कोऑक्साइड बन गया। अब इस सोडियम एल्कोऑक्साइड की उपस्थिति में इनका क्या हो, संघनन हो, और यहां से क्या बन जाए, कीटोन बन जाए। यहां से क्या बन जाए, कीटोन बन जाए। तो मैं कह दूं कि ये वाला जो ग्रुप है क्या बन रहा है, C2H5, और यहां से क्या बन जाए इसको H। तो ये H निकले H प्लस में, ये माइनस में माइनस, और ये O माइनस प्लस में। और अगर मैं कह दूं यहाँ एक हाइड्रोजन है वो H प्लस में, ये माइनस में, तो ये वाला तो क्या निकल गया, C2H5 OH मतलब एल्कोहल निकल गई। क्या बचा, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां भी CH2 CH। अब यहां मैं कहूं 1 2 3 1 4 वैलेंसी थी, अब ये वाला बॉन्ड टूट चुका, तो ये वाला बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, इसके साथ। लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी 2 2 4 पूरी है, इसकी 2 1 2 4 पूरी है, 2 1 2 4 पूरी है इसकी। लेकिन इस कार्बन की बात करें तो 1 2 1 3 ही हो रही, मतलब एक वैलेंसी अभी भी बाकी है, वो किससे जुड़ेगी, C डबल बॉन्ड O C2H5। अब ये क्या कहता है, इसका हमें क्या करवाना है, अब चेन करवाना है, क्योंकि अपने पास क्या बन गया, कीटोन, और कीटोन का क्या करवाना है, क्लीमेंसन अप चेन। क्लीमेंसन अप चेन। और ये क्लीमेंसन अप चेन क्या कहता है, तो यहां हमने लेना है HCl ZnHg, साथ में क्या लेना है 2H2। अब पहला तो अपने पास यहां से ऑक्सीजन निकल गई, मतलब क्या बन गया H2O, और 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ गए, तो ये तो बन गई CH2। लेकिन अभी भी यह समूह जुड़ा है, तो एक हाइड्रोजन इसके पास में, एक हाइड्रोजन इसके पास में देंगे, तो अपने पास क्या बनेगा 2H2O, मतलब कितने हाइड्रोजन हो गए 6, 3 दूनी 6, तो क्या बन गया अपने पास CH2 CH2, नीचे भी क्या है CH2 CH2, और यहां भी आ गया अपने पास CH2। क्या बन गई, साइक्लो एल्केन। क्या बन गई, साइक्लो एल्केन हमें प्राप्त हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है C5H12 C5H12 अणुसूत्र वाले यौगिक के समावयवी कितने हो सकते हैं, अणुसूत्र वाले यौगिक के समावयवी कितने हो सकते हैं, उन समावयवियों के IUPAC नाम और उनके लिए जो स्ट्रक्चर है, मतलब उनकी जो संरचना है वो किस प्रकार की बनेगी, उन सब के बारे में हमें चर्चा करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि इनके, या जैसे मतलब C5 है तो या इसमें C4H10 भी पूछ सकता है, C6H12 भी पूछ सकता है, तो C6H14 भी पूछ सकता है कि भाई अपने पास इनके कितने आइसोमर हैं वो बनाओ, और उनकी संरचना क्या है और उनके नाम क्या है। नेक्स्ट कह रहा है C5H12 के समावयवी। तो सबसे पहला C5 मतलब 5 कार्बन को कहते हैं पेंटेन। तो यहां क्या लिखोगे, पहली स्थिति C5H12 के लिए फर्स्ट हम बात करें क्या कहेंगे, पेंटेन। और पेंटेन कौन सा, एन पेंटेन। स्ट्रक्चर कार्बन 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 कार्बन, कितने हो गए 5। इन 5 कार्बन के ऊपर हमें क्या करना है, 12 हाइड्रोजन ऐड करने हैं।
तो मैं यहाँ से कहूँ 1 2 3 4 और एक ये हो गया 5, 5 ऊपर 5 जस्ट नीचे, तो 6 7 8 9 और 10 और 2 अभी भी क्या है 11 और 12, क्या बन गया पेंटेन। क्या बनेगा पेंटेन। पेंटेन भी बोल सकते हो, एन पेंटेन भी इसको बोल सकते हो। भाई पेंटेन की स्ट्रक्चर है, पेंटेन बोल सकते हैं, एन पेंटेन बोल सकते हैं। अब दूसरा हम इसी के बारे में बात करें, दूसरा इसी में हम चर्चा करें तो क्या कहोगे, दूसरा हम क्या कहें आइसोपेंटेन। क्या कहोगे आइसोपेंटेन। तो बी हम लिख देते हैं यहाँ पे, आइसोपेंटेन, यानी कि अपने पास CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ क्या आ गया CH3। अब इसको हम कहते हैं आइसोपेंटेन भी कह सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 2 मेथिल ब्यूटेन भी कह सकते हैं, 2 मेथिल ब्यूटेन। कौन सा नाम है IUPAC नाम है। तो पहला हमने क्या देखा कि पेंटेन और एन पेंटेन हो गया, दूसरा अपने पास आइसोपेंटेन या 2 मेथिल ब्यूटेन 2 मेथिल ब्यूटेन हो गया। अब तीसरा अपने पास क्या कहता है नियोपेंटेन, तीसरा अपने पास क्या कहता है नियोपेंटेन। यानी कि अगर मैं इस आइसोपेंटेन में से एक कार्बन को यहां शिफ्ट कर दूं, इसका हाइड्रोजन उस कार्बन पे भेज दूं, तो ये क्या बन जाएगी नियोपेंटेन बन जाएगी। तो इसकी संरचना ये बना लेते हैं तीसरा, यानी कि CH3 कार्बन, यहां भी क्या है CH3, यहां भी CH3 और यहां भी CH3, इसको कहते हैं नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। और IUPAC का नाम बताएं तो 1 2 3 क्या कहोगे 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन, 2 डाइमेथिल प्रोपेन। पहला कह रहा था एन पेंटेन, दूसरा कह रहा था आइसोपेंटेन, तीसरा कह रहा है नियोपेंटेन। तो ये कह रहा है C5H12 के समावेवी जो होते हैं वो 3 होते हैं, C5H12 के 3 समावेवी होते हैं। तीनों के बारे में चर्चा कर ली, उनकी स्ट्रक्चर देख ली, IUPAC और रूट पद्धति दोनों के इनके नाम देख लिए। तो ये कह रहा था C5H12 के जो इम्पोर्टेंट जो समावेवी है उनके बारे में और उनकी किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब कह रहा है मार्कोनिकॉफ नियम जो है वो क्या कहता है, मतलब मार्कोनिकॉफ नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम किस प्रकार के होते हैं, उनके लिए जो एग्जाम्पल है वो भी हमें बताने और नियम भी देखने हैं। तो चलिए बात करते हैं मार्कोनिकॉफ नियम क्या है और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम क्या है। नेक्स्ट क्या कह रहा है मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हम क्या कह सकते हैं, इस नियम के अनुसार असममित एल्कीन पर इस नियम के अनुसार असममित एल्कीन पर धनायन का योग, यानी कि H+ बोल सकते हो, X+ बोल सकते हो, धनायन का योग वहां होता है जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा हो। धनायन का योग वहां होता है जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो तथा
ऋणायन का योग वहां होता है तथा ऋणायन का योग वहां होता है जहां पहले से हाइड्रोजन कम हो। मार्कोनिकॉफ नियम कहलाता है, मार्कोनिकॉफ नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? मार्कोनिकॉफ नियम कहलाता है। अब दूसरा ये कह रहा है, ये तो हो गया मार्कोनिकॉफ नियम, ये तो हो गया मार्कोनिकॉफ नियम। अब इनके इस नियम के विपरीत नियम को दूसरी कह रहे हैं, इस नियम के विपरीत नियम को, इस नियम के विपरीत नियम को एंटी मार्कोनिकॉफ कहा जाता है तथा इसे पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, तथा इसे पेरोक्साइड प्रभाव भी कहा जाता है। यानी एंटी मार्कोनिकॉफ जो रूल है उसको क्या कहोगे? पेरोक्साइड प्रभाव कहोगे, उसे क्या कहोगे? पेरोक्साइड प्रभाव कहेंगे। नेक्स्ट अपने पास है, इसके हमें क्या देखना है? ये तो हो गया मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है और किस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ते हैं, किस प्रकार की असमित एल्कीन से सममित एल्कीन का निर्माण होता है, उन सब के बारे में चर्चा हुई। एंड इन किस नियम के जो विपरीत होगा उसे एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। अब बात करेंगे रिएक्शन की, कि रिएक्शन के द्वारा इस नियम को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है? उदाहरण। उदाहरण मैंने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या कहोगे? प्रोपीन, जो कि क्या है? एक प्रकार की असमित एल्कीन है, असमित एल्कीन है। इसके ऊपर हमें अटैक करवाना है कि इसका एक्स वाई माइनस है, एक्स प्लस है, या वाई प्लस ले लो, एक्स माइनस ले लो। इसके अलावा हम यहाँ पे ले सकते हैं HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, वो अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं कहूँ H प्लस का है, Cl माइनस का है, H प्लस का है और Cl माइनस का है। वही कंडीशन है कि भाई HBr में कह दें कि भाई जो Br है वो माइनस का है, Br माइनस का, H प्लस का। तो ये कह रहा है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से टूटते हैं? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन असमित एल्कीन में दोनों ही कार्बन कार्बन समान है। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन भी ले सकता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन भी ले सकता है। अब ये कह रहा है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गए तो यहाँ क्या आया? नेगेटिव चार्ज, जिसने दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव क्या करता है? नेगेटिव को लेता है, नेगेटिव क्या करता है? पॉजिटिव को लेता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? भाई यहाँ पे लिखे मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? धनात्मक वाहक जहां जुड़ता है जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो हाइड्रोजन ज्यादा यहाँ है, तो इसका मतलब अपने पास कंपाउंड क्या बना? CH3CH CH2। अब यहाँ CH2 था, एक हाइड्रोजन ये जुड़ा, क्या बन गया? CH3। दूसरा क्या कहता है? नेगेटिव भाग वहां जुड़ता है जहां पहले से हाइड्रोजन कम हो, तो Br जो है वो यहां जुड़ गया, क्या बन गया? 2 ब्रोमोप्रोपेन।
2 ब्रोमो प्रोपेन। तो अपनी जो रिएक्शन थी मतलब मार्कोनिकोव रूल जो था उसके बारे में चर्चा कर ली कि भाई मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है और किस प्रकार से यहाँ जुड़ते हैं, किस प्रकार से यहाँ समूह जुड़ते हैं, उनके बारे में चर्चा हुई। अब अगर मैं कहूँ कि इनके लिए अपने पास किस प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है, इनके लिए अपने पास किस प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है, तो यहाँ ये तो हो गई मार्कोनिकोव नियम की। अगर एंटी मार्कोनिकोव नियम चाहिए, एंटी मार्कोनिकोव नियम चाहिए तो सेम कंडीशन है, लेकिन बॉन्ड जो है इधर जाएगा, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा। और यहाँ मार्कोनिकोव रूल जो लिखा है वहाँ क्या लिख दोगे, एंटी मार्कोनिकोव रूल, और यहाँ परोक्साइड की उपस्थिति लगाओगे, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव रूल को क्या कहते हैं, परोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। और वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार हम मार्कोनिकोव नियम और एंटी मार्कोनिकोव नियम के बारे में चर्चा कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सेतजेव का नियम। नेक्स्ट अपने पास है सेतजेव का नियम। ये नियम काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम में भी पूछते हैं, और वैसे भी हम ये कह सकते हैं कि भाई ये अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलते रहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सेतजेव का नियम। सेतजेव का नियम क्या कहता है, सेतजेव का नियम क्या कहता है कि भाई हाइड्रोजन वहां से निकले, या कहे इस नियम के अनुसार गए, या एक सेतजेव का नियम जो है वो कहाँ किसके लिए लागू होता है, विलोपन अभिक्रियाओं के लिए लागू होता है। ये किसके लिए लागू होता है, विलोपन अभिक्रियाओं के लागू होता है। तो हम ये कहें, कह रहा है सेतजेव का नियम, और इस नियम के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, इस नियम का उपयोग विलोपन अभिक्रिया में किया जाता है। इस नियम का उपयोग विलोपन अभिक्रिया में किया जाता है। तो पहला पॉइंट अपने पास क्या आ गया कि भाई इसका उपयोग विलोपन अभिक्रिया में किया गया। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि विलोपन अभिक्रिया में क्यों किया गया, विलोपन अभिक्रिया में क्यों किया गया। तो यहां से कहो कि विलोपन अभिक्रिया में 2 एल्कीन बनने की संभावना हो तो एल्कीन जो है वही अधिक मात्रा में बनती है या कम मात्रा में बनती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सी एल्कीन कम मात्रा में बनती है और कौन सी एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है, अधिक मात्रा में बनेगी। तो उसके में कह सकते हैं जिनमें द्विबंध कार्बन परमाणु यानी जो डबल बॉन्ड है उससे अधिक कार्बन परमाणु जहां जुड़े होंगे वो क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी अधिक मात्रा में। तो क्या लिखोगे, इस नियम का उपयोग विलोपन अभिक्रिया में किया जाता है जब एल्कीन बनने की संभावना, एल्कीन बनने की संभावना दो तरह से हो तो कौन सी एल्कीन अधिक मात्रा में वह कौन सी एल्कीन कम मात्रा में प्राप्त होती है। तो यहां पे हम रिएक्शन देख लेते हैं। मैंने लिया CH3 CH2 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 CH3 और यहां मैंने ले लिया Br। हमें करवाना है Br से क्या, ब्रोमीन को और हाइड्रोजन को विलुप्त करना है। तो हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, लेकिन वो एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगी जिससे द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। मतलब ये वाली एल्कीन जो अधिक मात्रा में बनेगी। अगर यहाँ से हाइड्रोजन लेते हो तो HBr तो विलुप्त होता है, डबल बॉन्ड भी आएगा, लेकिन इस डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन की संख्या नहीं है। तो यहाँ क्या लिखोगे, वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक हो, और वह एल्कीन कम मात्रा में बनेगी जिनमें कार्बन की संख्या कम हो। जिनमें कार्बन की संख्या कम होगी वो एल्कीन भी कम होगी, जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होगी वो एल्कीन भी ज्यादा होगी। तो इसकी रिएक्शन देखेंगे, पहले ये लाइन लिख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार वह एल्कीन
अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, इस नियम के अनुसार वह एल्कीन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है जिसमें द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु की संख्या अधिक हो, जिसमें द्विबंध से जुड़े कार्बन की संख्या अधिक हो। दूसरी क्या हो जाएगी, कम वाली। तो ये तो हमने देख लिया कि इस नियम का उपयोग विलोपन अभिक्रिया में किया जाता है जब एल्कीन बनने की संभावना अधिक हो, या दो तरीके से हो, तो कौन सी एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी और कौन सी कम मात्रा में बनेगी, इसके लिए इसका नियम इसका उपयोग करते। फिर देखा इस नियम के अनुसार वह एल्कीन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है जिसमें द्विबंध से जुड़े कार्बन की संख्या क्या हो, अधिक हो। अब रिएक्शन देखेंगे किस प्रकार से ये नियम काम में आता है। नेक्स्ट अपने पास क्या कह रहे हैं, CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ आ गया Br। अब मैं कहूँ CH2, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। यह अभिक्रिया जो है वो दो प्रकार से होती है, मतलब एक यहाँ से हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि हमारे पास यहाँ भी क्या निकलेगा, HBr ही निकलेगा, और यहाँ भी क्या निकलेगा, HBr ही निकलेगा, क्योंकि अभिक्रिया किसका टाइप है, विलोपन अभिक्रिया का। कौन सी अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे, विलोपन अभिक्रिया। अगर मैं कह दूं यहाँ HBr निकल रहा है तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 क्या कहोगे, 1 ब्यूटीन। इसकी मात्रा अपने पास 20%। दूसरा कह रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसके लिए क्या लिखोगे, 2 ब्यूटीन, और 2 ब्यूटीन का मतलब क्या बन गई, 80%। तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिससे द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन की संख्या क्या हो, अधिक हो, और वह एल्कीन कम मात्रा में बनती है जिससे द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन की संख्या भी क्या हो, कम हो। तो यहाँ तक हमने बात कर ली। सेजेव का नियम क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है, यानी मार्कोनिकॉफ और सेजेव का नियम दोनों के बारे में चर्चा हो गई। मार्कोनिकॉफ और सेजेव का नियम दोनों के बारे में चर्चा हो गई। अब बात करेंगे आइसोब्यूटेन के क्लोरीनीकरण को, कि आइसोब्यूटेन का क्लोरीनीकरण किस प्रकार से होता है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। आइसोब्यूटेन के क्लोरीनीकरण के बारे में। नेक्स्ट अपने पास है आइसोब्यूटेन का क्लोरीनीकरण। अब कह रहा है आइसोब्यूटेन का क्लोरीनीकरण क्या होता है, तो हम ये कहें आइसोब्यूटेन में दो प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणुओं के द्वारा क्या होते हैं, प्रतिस्थापित होते हैं। आइसोब्यूटेन में दो प्रकार के कौन सा, 1 डिग्री और 3 डिग्री। कह रहा है आइसोब्यूटेन में दो प्रकार के, तो आइसोब्यूटेन में दो प्रकार के 1 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु के द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन होता है, द्वारा प्रतिस्थापन बोल सकते हो, या कहें अपहरण होता है, यानी यहाँ से कि क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो आपके द्वारा अपहरण होता है, जिसके द्वारा
1 डिग्री व 3 डिग्री जिसके द्वारा 1 डिग्री व 3 डिग्री मूलक का निर्माण होता है, जिसके द्वारा 1 डिग्री व 3 डिग्री मूलक का निर्माण होता है। यानी अपने पास क्या बन गए, मूलक बन गए, मूलक बन गए। और यह अभिक्रिया जो है वो कैसी है, ऊष्माक्षेपी है, यानी आप हम ये कह सकते हैं संक्रमण अवस्था तक पहुंचते हैं। दोनों यह अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यानी आइसोब्यूटेन में दो प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु के द्वारा अपहरण होता है, गायब हो जाते हैं, जिसके द्वारा 1 डिग्री व 3 डिग्री मूलक का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी है। कौन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी अब हमें एक बात करनी है, ये तो हमने देख लिया कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब मैं कहूँ आइसोब्यूटेन में कार्बन और हाइड्रोजन बंध जो है बहुत ही कम मात्रा में टूटता है, बहुत ही कम मात्रा में टूटता है। क्यों टूटता है, क्योंकि यहाँ पे संक्रमण अवस्था जो है वो तीव्रता से प्राप्त हो जाती है। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं। आइसोब्यूटेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत कम टूटता है। आइसोब्यूटेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत कम टूटता है, क्योंकि इसमें संक्रमण अवस्था शीघ्रता से स्थापित हो जाती है। इसमें संक्रमण अवस्था शीघ्रता से स्थापित हो जाती है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट जो है वो जल्दी से बने जाती है। अब मैं कहूं संक्रमण अवस्था में 1 डिग्री और 3 डिग्री के जो लक्षण है, मुक्त मूलक के जो लक्षण है वो क्या होते हैं, बहुत कम आते हैं। संक्रमण अवस्था में 1 डिग्री और 3 डिग्री के जो लक्षण है वो क्या आते हैं, बहुत ही कम आते हैं। यानी कि बहुत कम लक्षण आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो मुक्त मूलक है वो क्या हुए, बहुत कम मात्रा में बने, बहुत कम मात्रा में बने। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आगे एक रिएक्शन करवाएंगे जिससे अपने पास मुक्त मूलक का निर्माण हो। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि आइसोब्यूटेन में दो प्रकार के क्या बनेंगे, क्लोरीन परमाणु जो है वो बाहर निकलेंगे, या दो प्रकार से अपने पास क्लोरीन परमाणु है बाहर निकलते हैं, जिनके द्वारा क्या बनेंगे, मुक्त मूलक बनते हैं। अब देखते हैं मुक्त मूलक किस प्रकार से बने सकते हैं। और ये क्लोरीनीकरण करवा रहे हैं, यहाँ ब्यूटेन ब्रोमीनीकरण भी करवा सकते हैं, यानी ब्रोमीन का अटैक भी हम करवा सकते हैं। तो क्वेश्चन ब्रोमीनीकरण भी पूछ सकता है, क्लोरीनीकरण भी पूछ सकता है, करना हमें सेम है। वही मुक्त मूलक वहां बनेंगे और वही मुक्त मूलक यहाँ बनेंगे। क्या कह रहा है, रिएक्शन CH3 और मैं यहाँ पे हमें करना क्या है, आइसोब्यूटेन। ये बन गया मेरे पास क्या, आइसोब्यूटेन। इस आइसोब्यूटेन का क्या करवाना है, क्लोरीनीकरण करवाना है। यानी कि यहाँ पे मुझे क्या करवाना है, Cl2 का अटैक करवाना है। अब ये Cl2 क्या करेगा, जहां जुड़ेगा वहां से निकाल देगा HCl। अब HCl निकालने का मतलब है कि अपने पास इस कार्बन की बात करें तो ये तो क्या है 3 डिग्री, इस कार्बन की बात करें तो ये क्या है 1 डिग्री, मतलब यहाँ 2 डिग्री कार्बन नहीं है। इस आइसोब्यूटेन में अपने पास 1 डिग्री और 3 डिग्री दो प्रकार के क्या है, कार्बन है। 1 डिग्री और 3 डिग्री क्या है, दो प्रकार के अपने पास क्या है, कार्बन होते हैं। तो यहाँ से हम ये कहें दो प्रकार की रिएक्शन हो सकती है। अगर मैं Cl2 की बात करूँ, एक Cl ले लूँ यहाँ पे, कहने का मतलब है यदि क्लोरीन जो है यहाँ से जुड़ता है तो ये किस प्रकार की स्ट्रक्चर देगा, तो ये देगा
CH3 कार्बन, CH3 हाइड्रोजन, फिर कह रहा है CH2 डैश डैश करके हाइड्रोजन डैश डैश करके Cl, यानी कि अपने पास क्या बन गई, ट्रांजिशन स्टेट बन गई जो शीघ्रता से बनती है। सेम कंडीशन यहाँ पे, तो क्या बना, CH3 कार्बन, CH3 कार्बन, CH3 डैश डैश करके हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब ये क्या बन गई, संक्रमण अवस्था। इन दोनों से अपने पास आगे मैं कहूँ रिएक्शन में अपने पास क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगी, और HCl निकलने के बाद क्या बना, CH3 कार्बन, CH3 हाइड्रोजन, CH2 फ्री रेडिकल। ये तो बन गया अपने पास 1 डिग्री का मुक्त मूलक, और यहाँ से मैं कहूँ CH3 कार्बन, CH3 CH3, और ये बन गया अपने पास 3 डिग्री का मुक्त मूलक। तो अपने पास क्या है, 1 डिग्री मुक्त मूलक और 3 डिग्री मुक्त मूलक दोनों प्राप्त हो गए। 1 डिग्री और 3 डिग्री मुक्त मूलक प्राप्त हो गए। साथ में हमने क्या निकाल दिया यहाँ पे, HCl, और इस रिएक्शन में भी क्या निकल जाएगा, HCl। तो यही हमने करवाया है कि भाई ये अपने पास क्या है, आइसो ब्यूटेन है। आइसो ब्यूटेन के ऊपर किसका टेक करवाना है, क्लोरीन का। हमने लिया है Cl2, किसमें टूटा, Cl प्लस Cl, यानी कि Cl में कौन सा विखंडन हुआ, समांश विखंडन, या समांश विखंडन हुआ। क्या हुआ, समांश विखंडन हुआ। हमने कहा दिया आइसोब्यूटेन का क्लोरीनीकरण करवाओगे तो अपने पास 2 प्रकार के क्या प्राप्त होंगे, फ्री रेडिकल प्राप्त होंगे। 2 प्रकार के फ्री रेडिकल, यानी एक तो बनेगा 1 डिग्री, एक बनेगा 3 डिग्री। तो हमने बना लिया, ये तो बन गया 1 डिग्री का, ये बन गया अपने पास 3 डिग्री के, और दोनों ही हमने क्या देखे, मुक्त मूलक देखे, और क्लोरीन को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। दोनों क्लोरीन को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। अब मैं कहूँ इसके लिए जो एनर्जी बनेगी, यानी कि इसके लिए जो ऊर्जा आरेख है, ये कह रहा है उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, यानी कि मतलब यहाँ से ये क्या करेगा, जब प्रोडक्ट का निर्माण करेगा तो एनर्जी को बाहर निकालेगा। तो इसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है ताकि ये उष्माक्षेपीय अभिक्रिया को डिनोट कर सके। तो किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। ये हमें कोई ग्राफ देखनी है। अब मैं कहूँ कि यहाँ पे ये तो अपने पास है अभिक्रिया की गति, कि भाई अभिक्रिया जो है वो किस वेग से चल रही है, अभिक्रिया की गति किस प्रकार की है। तो ये तो हो गई अपने पास अभिक्रिया की गति, और यहाँ अपने पास आ गई ऊर्जा। कह रहा है कौन सी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी। तो अपने पास यहाँ लिया गया CH3 कार्बन, CH3 और हाइड्रोजन, इसके ऊपर क्लोरीन का टेक करवाना है। तो अपने पास उत्पाद क्या बनेंगे, 2 प्रकार की रिएक्शन होगी। अपने पास क्या बनेगी, 2 प्रकार की रिएक्शन ही होगी। इसको मैं कहूं ए रिएक्शन, इसको कह दूं बी रिएक्शन। मतलब अपने पास 2 रिएक्शन हुई है, ए और बी। तो इन ए और बी रिएक्शन के अंदर भी हम बात कर सकते हैं कि भाई दोनों ही रिएक्शन इधर चली। पहले अपने पास क्या बना, CH3 कार्बन, CH2 डैश डैश करके हाइड्रोजन डैश डैश करके Cl, यहाँ क्या बन गया CH3H। यहाँ मैं कहूँ CH3 हाइड्रोजन डैश डैश करके क्लोरीन, मतलब संक्रमण अवस्था अपने पास प्राप्त हो गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से तो अपने पास क्या कर रहा है 3 डिग्री, मतलब ये तो बन गया CH3 कार्बन के आगे CH3, यहाँ भी CH3 और फ्री रेडिकल, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया है 3 डिग्री, तो ये तो बना रहा है 3 डिग्री मुक्त मूलक। और इसकी बात करें तो यहाँ बन रहा है CH3 कार्बन के नीचे हाइड्रोजन, यहाँ CH3, यहाँ बन गया CH2, और ये भी क्या बन गया 1 डिग्री फ्री रेडिकल। साथ में अपने निकाल दिए HCl, और यहाँ भी निकल जाएगा साथ में HCl। यानी कि यहाँ हमने क्या देखा कि अभिक्रिया कैसी है, उष्माक्षेपी है। उष्माक्षेपी है, मतलब जब ये रिएक्शन होती है तो उष्मा बाहर निकलती है, तो उष्मा क्या हो जाएगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ से हमने देख लिया उष्मा किस प्रकार से बाहर निकली, उनके बारे में चर्चा कर ली गई। उनके बारे में हमने चर्चा कर ली, भाई उष्मा किस प्रकार से बाहर निकली। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोबोरेशन। भाई कुछ अभिक्रिया और अपने पास है जिनमें हाइड्रोबोरेशन क्या होता है, और नेक्स्ट अपने पास है बहुलकीकरण अभिक्रिया। इसमें आइसोब्यूटेन का क्लोरीनीकरण किया हमने, आइसोब्यूटेन का ब्रोमीनीकरण भी पूछ सकता है।
तो ये रिएक्शन हमें लिखनी है, ग्राफ में हमें शो करना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट अपने पास है नेक्स्ट अपने पास कह रहा है हाइड्रोबोरेशन यानी हाइड्रोबोरोनीकरण। हाइड्रोबोरोनीकरण के बारे में बात करेंगे तो यहाँ क्या लिखोगे, एल्किन डाइबोरेन के साथ योगात्मक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, उनके बारे में हमें बात करनी है। तो हाइड्रोबोरेशन के अंदर हम क्या बनाएंगे, पहले ट्राई एल्किल बोरेन बनाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास सबसे पहले क्या लो, CH3CH2 CH3CH2CH2। तो यहाँ पे मैं ले लूँ सीधा डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गई, प्रोपीन। इस प्रोपीन के ऊपर योग करवाना है हमें BH3 का। BH3 का योग करवाओगे, क्या बन गया, CH3CH2BH2। ठीक है, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन जो है वो कहाँ चला गया, इस CH के साथ चला गया। अब कह रहा है सेकेंड रिएक्शन किसके साथ, एल्कीन की उपस्थिति में। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से अटैक जो यहाँ पे हुआ था वैसी रिएक्शन करवानी है। क्या बन गया, CH3CH2CH2BH, फिर क्या है इधर CH3CH2CH2। अब फिर अपने पास बोरोन के पास एक हाइड्रोजन है, फिर से किसके साथ, एल्कीन के साथ अभिक्रिया करवा दे। फिर से क्या करवा दे, एल्कीन के साथ अभिक्रिया करवा दे कि भाई एल्कीन किस प्रकार की रिएक्शन देता है। तो यहाँ से हम क्या कहें, CH2CH2CH2 हो गया। तो फिर से अपने पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ अटैक करवाया गया। तो क्या बनी, CH3CH2CH2BA, CH2CH2CH3, नीचे भी क्या है CH2CH2CH3। ये अपने पास क्या बन गई, ट्राई एल्किल बोरेन। तो यहाँ क्या बन गई, ट्राई प्रोपिल बोरेन। क्या बन गया, ट्राई प्रोपिल बोरेन। अब ये कह रहा है इस ट्राई प्रोपिल बोरेन का क्या करवा दिया जाए, भाई हमें तो बनानी है एल्केन। तो यहां से हम एल्केन भी बना सकते हैं, एल्कोहल भी बना सकते हैं। वो किस प्रकार से बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये तो बन गई अपने पास ट्राई प्रोपिल बोरेन। अब इस ट्राई प्रोपिल बोरेन से क्या बनाएं, तो हमारा काम है एल्केन बनाने का, कि भाई एल्केन बने। CH3CH2CH2 का होल थ्राइस B। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दी जाए, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दी जाए। तो यहां से मैं कहूं H2O के साथ। अब H2O के साथ करवा दे, क्या कह रहा है, H2O के साथ करवा दे। और H2O कितने, 3। तो यहां से क्या बन गया, H प्लस OH माइनस 3 ही तो ये H है, 3 ही ये है। तो एक बोरोन 3 हाइड्रोक्सी ले सकता है, तो यानी BOH3 का निकल जाएगा, BOH3 निकल गए। साथ में अपने पास क्या निकल गया भाई, BOH निकल, साथ में बच गए 3 हाइड्रोजन जो किसके साथ चले जाएंगे, इनके साथ में। तो क्या बन जाएगी अपने पास CH3CH2CH3, कितने बन गए, 3। क्या बनी, प्रोपेन। तो यहां से मैं कह सकता हूं अपने पास एल्केन भी बन गई, साथ में बोरिक ट्राई हाइड्रोक्सी बोरिक एसिड में प्राप्त हो गया।
तो ये तो अपने फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड में कहूँ इसी में CH3CH2CH2 का होल थ्राइस B, इसकी अभिक्रिया करवा दी गई। नेक्स्ट अपने पास इसकी अभिक्रिया करवाई H2O2 के साथ, H2O2 के साथ, तो क्या प्राप्त हुआ? या फिर मैं कहूँ H2O2 की उपस्थिति के अंदर करवाई गई हाइड्रोक्सी समूह के साथ रिएक्शन, तो बोरोन जो है वो क्या कर रहा है? या फिर मैं कहूँ H3O ले लिया गया, तो H3BO3, ये तो फिर यही कर सकते हो सीधा, H3BO3 भी बोल सकते हो, या BOH का होल थ्राइस भी बोल सकते हो, BOH का होल थ्राइस भी इसको बोल सकते हो। अब कह रहा है कि यहाँ अपने पास कितने हो गए भाई, मैं कह दूं कि मैंने यहाँ पे कितने हाइड्रोक्सी दे दिए, 3 दे दिए, मतलब H2O, तो मेरे पास कितने, 3 हाइड्रोक्सी उधर चले गए, बच गए क्या, 3 हाइड्रोजन और बच गए। 3 हाइड्रोजन के साथ में अपने पास क्या होगा कि ये तीनों हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे, ये तीनों हाइड्रोजन इसके साथ ही जुड़ जाएंगे। या फिर मैं कह दूं कि मैंने क्या लिया, यहाँ से हमने क्या ले लिए कि भाई जो 3 हाइड्रोजन है यहाँ क्या कर लो, 6 कर लो। 6 का मतलब 3 हाइड्रोक्सी वहाँ चले गए, 3 हाइड्रोक्सी बोरोन के साथ चले, इसके साथ चले गए अल्कोहल के साथ, बच गए क्या, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएंगी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2OH, और साथ में कितने आ गए, 3, ये बन गए अपने पास अल्कोहल, ये बन गया अपने पास बोरिक अम्ल, और यहाँ हमने क्या कर दिए 6 H2O, तो 6 तो बन गए OH और 6 बन गए हाइड्रोजन, तो ये तो बन गए क्या 3H2O के साथ, 3H2 हाइड्रोजन गैस के रूप में, 3 हाइड्रोक्सी वहां चले गए, 3 हाइड्रोक्सी यहाँ चले गए, क्या बन गया, हाइड्रोबोरेशन हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बहुलकीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट अपने पास बहुलकीकरण मतलब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। बहुलकीकरण अभिक्रिया के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बहुलक क्या होते हैं। तो बहुलक के लिए क्या लिखोगे, वह सरलतम इकाई, सरलतम इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से एक बड़ी या ये कहें जटिल संरचना का निर्माण होता है, वह सरलतम इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से एक जटिल संरचना का निर्माण होता है, एक जटिल संरचना का निर्माण होता है, बहुलक कहलाती है। यह सरलतम इकाई, यह सरलतम इकाई एकलक कहलाता है, जो कि इस जटिल संरचना में, जो कि इस जटिल संरचना में बार बार जुड़ता है। तो वह सरलतम इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से एक बड़ी जटिल संरचना का निर्माण होता है बहुलक कहलाती है, और यह सरलतम इकाई एकलक कहलाती है, जो कि जटिल संरचना में बार बार जुड़ती है, जो इस जटिल संरचना में बार बार जुड़ती है। अब नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं, तो हमने देख लिया बार बार किस प्रकार से जुड़ी। अब इनके देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैं कहूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 कितने मॉलिक्यूल, N मॉलिक्यूल, क्या है ये, एथीन। जैसे यहां से पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन हुई, पॉलीमराइजेशन हुआ, क्या बना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां लग गया N, क्या कहोगे, पॉलीथीन।
तो एथीन से बन गई अपने पास पॉलीथीन। एथीन से क्या बन गई? पॉलीथीन। तो हमने क्या देख लिया? CH2 मतलब एग्जाम्पल हो गए, ये तो बन गई पॉलीथीन। और अपने पास कौन कौन से एग्जाम्पल है जिनमें हम बहुलकीकरण की अभिक्रिया करवा सकते हैं, उनके बारे में देखिए, एक दो एग्जाम्पल और लेके। नेक्स्ट क्या कह रहा है? बहुलकीकरण अभिक्रिया के अंदर हम बात करें एग्जाम्पल की, पॉलीथीन हमने देख लिया। अब अपने पास यहाँ ये कह सकते हो कि ये अभिक्रियाएं बहुलकीकरण क्षार उत्प्रेरित भी हो सकती है, अम्ल उत्प्रेरित भी हो सकती है, जिनमें एकलक इकाइयाँ समान हो, मतलब समबहुलक भी हो सकते हैं, सहबहुलक भी हो सकते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया CH3CHCN, CH2CHCN, क्या कहोगे इसको? साइनाइड हमने लिया है, इसमें साइनाइड लिया। तो यहां से अपने पास जब बहुलक का निर्माण हुआ तो क्या बना? CH2CHCN, क्या कहोगे? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो ये क्या हो सकता है? एक्रिलोनाइट्राइल, तो वो बन गया पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। अब ये अभिक्रिया जो है वो कैसी है भाई? क्षार उत्प्रेरित, मतलब क्षार की उपस्थिति में हुई, जिसे मैंने लिया NaNH2, यानी ये हुई है क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया। दूसरी हम लेते हैं आम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया। दूसरी क्या है? आम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया। तो यहां से मैं कहूं CH3 कार्बन CH3CH3। अब यहां से मैं कह दूं CH2 डबल बॉन्ड, तो ये तो क्या बन गया? आइसोब्यूटीन। ये क्या बन गई? आइसोब्यूटीन। या फिर मैं कह सकता हूं आइसोब्यूटिलीन बोल सकते हैं, ब्यूटीन बोल सकते हैं, आइसोब्यूटीन बोल सकते हैं। अब ये कहें कि आइसोब्यूटेन की संरचना है, किसकी? आइसोब्यूटीन की संरचना है। और इस आइसोब्यूटीन के अंदर हमने क्या ले लिया? पॉलीमराइजेशन करवाया। और किसकी उपस्थिति में? H2SO4। तो ये क्या बन गई? आम्ल उत्प्रेरित, की भाई उत्प्रेरक के रूप में क्या है? एसिड है। तो यहां से क्या बन गया अपने पास? CH3 बॉन्ड CH2, CH3। और यहां से अपने पास क्या है भाई? ये वाली जो वैलेंसी थी वो टूटी भाई, दोनों वैलेंसी जो अपने पास थी वो टूट गई। और ये कार्बन जो है उसने भी अपने पास एक वैलेंसी क्या कर दी? फ्री कर दी। तो ये क्या बन गया? पॉली, यानी आइसोब्यूटेन से क्या बन गया? आइसोब्यूटेन से क्या बन गया? पॉली आइसोब्यूटीन बन गई, पॉली आइसोब्यूटेन। अब ये क्या है? एक प्रकार का ये भी बहुलक है। तो यहाँ ये कह सकते हो बहुलकीकरण अभिक्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि एकलक इकाइयों से बहुलक निर्माण कर सकते हैं, एकलक इकाइयों से बहुलक निर्माण कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत। क्या कह रहा है? बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अपने पास बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत। तो सबसे पहले तो हम बात करें बेयर का विकृतिवाद, मतलब विकृति क्यों आई, ये विकृतिवाद क्यों आई? तो यह कह सकते हो साइक्लोएल्केन के वलय में सभी कार्बन परमाणु एक ही तल में होते हैं। तो पहले तो क्या लिखोगे? विकृतिवाद के लक्षण। तो इसमें पहला पॉइंट, साइक्लोएल्केन में उपस्थित सभी कार्बन, साइक्लोएल्केन की वलय है, साइक्लोएल्केन में उपस्थित सभी कार्बन जो क्या है? एक तल में। साइक्लोएल्केन की वलय में उपस्थित सभी कार्बन
एक ही तल में पाए जाते हैं। सभी कार्बन क्या है, एक ही तल में पाए जाते हैं। अब मैं कहूं एक ही तल में आने के लिए इनका कोण जो है वो क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट से बदल सकता है। मतलब सभी कार्बन 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 एक ही तल में आने के लिए, एक ही तल में आने के लिए 109 डिग्री 28 मिनट से कोण में परिवर्तन होता है। से कोण में परिवर्तन होता है। अब ये कहेंगे परिवर्तन जो है, या ये कहें कि जिस प्रकार से कार्बन 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 में तो 3 कार्बन हो गया, नहीं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन का कोण कितना है 109 डिग्री 28 मिनट, तो घटकर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो मैं यहां लिखूं साइक्लोप्रोपेन में बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर कितना आ गया 60 डिग्री हो जाता है। 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 60 डिग्री हो जाता है। अब कोण में इस प्रकार जो कमी आई है भाई 109 डिग्री 28 मिनट 60 डिग्री, कोण में इस प्रकार की जो कमी है वही क्या कहलाती है, विकृतिवाद कहलाता है। कोण में आई इस प्रकार की कमी को, कोण में आई इस प्रकार की कमी को ही कोणीय विकृति कहा जाता है। कोण में आई इस प्रकार की कमी को ही कोणीय विकृति कहा जाता है। और कोणीय विकृति जो है वो वलय में उत्पन्न होती है। विकृति कहा जाता है। यह कोणीय विकृति, यह कोणीय विकृति वलय में पाई जाती है। यह कोणीय विकृति वलय में पाई जाती है। तो क्या कह सकते हो, विकृतिवाद के लक्षण, साइक्लोएल्केन की वलय में उपस्थित सभी कार्बन एक ही तल में होते हैं। सभी कार्बन 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 एक ही तल में आने के लिए 109 डिग्री 28 मिनट से कोण में परिवर्तन होता है, परिवर्तन करते हैं। साइक्लोप्रोपेन में बंद कोण जो 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर कितना हो गया 60 डिग्री रह गया। इसका मतलब कोण में क्या आई, कमी आई। इस प्रकार कोण में आई इस प्रकार की कमी को क्या कहोगे, कोणीय विकृति कहेंगे। और कोणीय विकृति जो है वो कहाँ पाई जाती है, वलय में पाई जाती है। अब हम देखेंगे कोणीय विकृति को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या होता है। कोणीय विकृति को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। कोणीय विकृति को ज्ञात करने का सूत्र, और क्या होता है 1/2 360 डिग्री माइनस बंद कोण 1/2 360 डिग्री माइनस क्या हो गया, बंद कोण हो गया। अब सॉरी, अपना बंद कोण कितना है 109 डिग्री 28 मिनट है। 28 मिनट से ये घट रहा है तो बंद कोण इतना आ जाएगा। बंद कोण कितना हो सकता है वो। अब यहां से मैं कहूं कि यदि बंद कोण वलय का आंतरिक कोण है, यदि बंद कोण क्या है, आंतरिक कोण है, तो
यदि वलय में कार्बन परमाणु हो तो वलय के आंतरिक कोण का मान क्या है? तो मैं यहां लिखूं यदि बंध कोण वलय का आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण है तथा वलय में कार्बन स्थित है, वलय में कार्बन हो तो भाई क्या कर रहे हैं, यदि बंध कोण वलय का आंतरिक कोण है तथा वलय में क्या हो, कार्बन हो, वलय में क्या हो, कार्बन हो, तो आंतरिक कोण का मान किस प्रकार से निकालोगे उसके बारे में बात करें। तो क्या आ जाएगा, आंतरिक कोण बराबर n इंटू 180 डिग्री माइनस 360 अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में फिर से क्या है, n है, यानी n की वैल्यू रखेंगे 180 माइनस 360 हो जाएगा। तो इससे हम क्या निकालेंगे, आंतरिक कोण भी निकाले सकते हैं, आंतरिक कोण भी निकाले सकते हैं। अब हम बात करें साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन परमाणु है, साइक्लोप्रोपेन में क्या है, 3 कार्बन परमाणु है जो कि तीनों कोनों पर पाए जाते हैं, जो तीनों कोनों पर पाए जाते हैं। इनके मध्य का जो आंतरिक कोण है, इनके मध्य का आंतरिक कोण कितना, 60 डिग्री, इनके मध्य का आंतरिक कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। तो यहाँ से इनमें जो कोणीय विकृति है वो उत्पन्न हो जाएगी। तो विकृतिवाद के लक्षणों के बारे में बात कर ली, कोणीय विकृति ज्ञात कर ली, कोणीय विकृति ज्ञात करने का जो सूत्र था वो देख लिया, और आंतरिक कोण किस प्रकार से निकाल सकते हैं उनके फॉर्मूले के बारे में भी हमने चर्चा कर ली कि भाई इनकी जो कमी है वो किस प्रकार से है, उनको भी हमने चर्चा कर ली। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर अपने पास कुछ रिएक्शन दे दी जाए, अगर अपने पास कुछ रिएक्शन दे दी जाए तो उन रिएक्शंस को हम किस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। पहली रिएक्शन आ जाती है, निम्न को पूरा करो, निम्न को पूरा करो। Na। सेकेंड रिएक्शन कह रही है CH3CH2CH Br, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। तो इस अभिक्रिया को भी पूरा करो, मतलब 2 रिएक्शन अपने पास दे रखे हैं, इन्हें क्या करना है, पूरा करना है। यानी कि CH3X2Na। अब मैं कहूँ कि यहाँ पे 2 Na है तो 2 हाइड्रोजन भी है, तो क्या निकल गया, 2NaX प्लस में क्या आ गया, CH3CH3 क्या बन गई, एल्केन, या इसको क्या कहोगे, एथेन। कौन सी अभिक्रिया है, वोल्टेज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, वोल्टेज अभिक्रिया। दूसरी कह रही है कि यहाँ से इसको हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, गर्म किया तो ये क्या निकल गया, HBr, क्या बन गई, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या हुई, एल्कीन बनी। अब यहाँ पे क्या हुआ, HBr बाहर निकला, मतलब क्या हुआ है, विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। तो यहाँ दोनों के बारे में देख लिया कि कौन सी रिएक्शन हुई, तो ये क्या कह रहा है, विलोपन अभिक्रिया हुई, ये क्या कह रहा है, विलोपन अभिक्रिया हो गई। अब हम ये कह सकते हैं विलोपन अभिक्रिया हुई है, रिएक्शन देखिए निम्न को पूरा किस प्रकार से हम कर सकते हैं, निम्न को पूरा किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर ली। तो ये थे अपने पास एल्केन, साइक्लो एल्केन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, उन सब के बारे में चर्चा की। इनके हमने क्वेश्चन विथ आंसर दोनों के बारे में चर्चा हो गई। तो आज की जो क्लास है वो यहीं तक